नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह साइंस का प्रश्न ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से 20 क्वेश्चन है और ज़रूर है कि 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यह सभी प्रश्न वायरल प्रश्न हैं, लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, ओजोन क्या है। ओजोन क्या है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ओजोन के बारे में। तो चलिए देखते हैं ओजोन क्या है। उत्तर है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है। ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन है ना, वो अणु के ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं? तो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि ओजोन कितने परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो क्या बोलिएगा? 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, बने होते हैं। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है? ओजोन वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है। किससे रक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी किरणों से। समझ में आ गया दोस्तों? इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों को दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम अभी से लगातार बोर्ड तक आपको यह ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर सवाल है, साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। दोस्तों, आकाश कैसा होता है? साफ ही ना होता है। तो आकाश साफ है, वो नीला क्यों प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो किससे होकर गुजरता है? वायुमंडल से होकर गुजरता है। तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। दोस्तों, जब वायुमंडल में जब प्रकाश गमन करता है ना, तो छोटे छोटे धूलकण जो होता है ना, वह कौन सा रंग का होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जैसे नीला रंग का प्रकीर्णन होता है, फैलाव होता है, वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। साधारण सी बात है कि जब नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी फैलाव ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या होगा? नीला रंग सभी जगह पे फैल जाएगा। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? आंसर होगा, वैसे ऊर्जा स्रोत जो कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों, वैसा ऊर्जा सेल जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे में सूर्य कभी ख़त्म होने का चीज़ है नहीं ना, सोलर सेल कभी ख़त्म होने का चीज़ है नहीं ना, पवन ऊर्जा, ये सब चीज़ होता है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और वो ख़त्म हो भी जाता है तो वो फिर से बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत होता है जो अगर ख़त्म हो भी जाए, इन केस खुदा ने खास्ते मान लिया जाए कि ख़त्म हो भी जाए, तो वो फिर से बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीवीआई प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा इसे। जितना 20 क्वेश्चन सभी वायरल प्रश्न हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? दोस्तों, सभी मस्ट वीवीआई प्रश्न हैं जो आपके साइंस में पूछा ही जाएगा। इसे आप लोग बहुत ही बारीकी से देखिए, क्योंकि यह सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कई 2 उदाहरण दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला उदाहरण देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब क्या हुआ? जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसी को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं।
जिसके भंडारण सीमित होता है। दोस्तों, इसका भंडारण क्या होता है? सीमित होता है और वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाला समय में क्या होता है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा सीमित है और वो आने वाले में ख़त्म हो जाएगा। ऊर्जा सीमित है, जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, वो आने वाला समय में क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम लोग कम ही मात्रा में उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि वह पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है, तो ख़त्म होगा ही ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब होता है, जब बल्ब को जलाते हैं तो उसमें विद्युत ना डालेंगे, तो निष्क्रिय गैस उसमें क्यों डाला जाता है? जैसे में मान लेते हैं हम कि बल्ब है, बल्ब में अगर हम लोग हवा भर दें, बल्ब में क्या भर दें? हवा भर दें, तो बल्ब क्या होगा? बल्ब जलेगा जी? नहीं ना जलेगा, क्योंकि बल्ब में जब हवा को प्रभावित किया जाएगा तो बल्ब क्या होगा? फट जाएगा। इसलिए वैसे आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब जो होता है वो क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्या? फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों, है ना यहाँ पे विद्युत बल्ब क्या चीज़ का बना हुआ है? टंगस्टन का बना हुआ है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए? हवा भर दिया जाए और विद्युत धारा प्रभावित किया जाए। दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर अगर हम हवा भर दें और विद्युत धारा को प्रभावित किया जाए, तो यह हवा के ऑक्सीजन के ऑक्सीकृत होकर टूट जाता है। जैसे कि हमने बताया, यदि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस को भर दिया जाए तो टंगस्टन न्यूनतम हानि पहुंचाता है। इसके लिए विद्युत बल्ब के अंदर, इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। यदि हम लोग ऑक्सीजन को बल्ब में डालेंगे तो क्या होगा? बल्ब तो टूट जाएगा। इसलिए क्या चीज़ को डाला जाता है? निष्क्रिय गैस को डाला जाता है, जिसके कारण बल्ब तो पूरा आग बगला होकर जलने लगता है। इसलिए हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत के बल्ब में करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, एथेनॉल क्या है? एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र भी लिखें। दोस्तों, इसमें दो चीज़ पूछा है। एथेनॉल एक तो क्वेश्चन हो गया, एथेनॉल क्या है, और इसका रासायनिक सूत्र भी पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, एथेनॉल होता है ना, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव समझते हैं ना, द्रव हो गया पानी, दूध, ये सब क्या हुआ? द्रव हो गया। ठीक है दोस्तों, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल पूछ दे कि दोस्त, तो बताओ कि एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो एथेनॉल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एल्कोहल। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल का दूसरा नाम एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसे पीने वाला एल्कोहल भी कहते हैं। जैसे में दारू, शराब, ये सब में रहता है ना एल्कोहल, उसे हम लोग पीते हैं, वो हानि तो पहुंचाता है, लेकिन हम लोग पीना छोड़ते नहीं हैं। एल्कोहल भी कहते हैं जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, चूँकि VVI प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में यह सब प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि दूसरा बच्चा भी आपकी सहायता से जान पाए। तो देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? दोस्तों, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है? देखिए, हम लोग देखते हैं कि हम लोग केला पकाते हैं, आम पकाते हैं, कार्बाइड का उपयोग करते हैं ना जी, उसी को तो बोला जाता है एथिलीन। उत्तर होगा, एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाता है। एथिलीन किसके रूप में? गैस के रूप में पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं ना। एथिलीन गैस के रूप में पाया जाने वाला क्या है? हार्मोन है, जो पौधे के तने के अग्र भाग में बनता है। पौधे के तने के कौन सा भाग में? आगे वाला या फिर पीछे वाला? आगे वाला भाग, यानी अग्र भाग में बनता है और विसरित होकर फलों को पकाने में सहायता
करता है, इसे ही क्या कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों जाती है। दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि मधुमेह एक रोगी में अग्नाशय ग्रंथि की कमी सक्रिय के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। इंसुलिन क्या होता है, कम मात्रा में स्रावित होता है यानी प्रवाह होता है, इसीलिए रक्त में शर्करा बढ़ता है। क्या बढ़ता है, शर्करा बढ़ता है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी को रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन का टीका दिया जाता है ना, शर्करा दिया जाता है ना, तो मनुष्य का रक्त होता है ना, वो नियंत्रित हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 9 नंबर, आघातवधार्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवधार्य पहले हम दो देखते हैं कि क्या होता है आघातवधार्य। आघातवधार्य में धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। दोस्तों हम लोग देखते होंगे लोहार के यहाँ जाते हैं तो धातु जो होता है ना, उसको क्या चीज़ से पीटते हैं, हथौड़ा से पीट करके और पतली चादरें बना देते हैं। जैसे लोहा को लोहार है से पीट पीट कर क्या कर देता है, बेचारा को पतला कर देता है। ठीक है ना, और धातुओं को इसी गुण को क्या बोलते हैं, आघातवधार्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तन्य किसे कहते हैं। तो तन्य में क्या होता है, धातुओं के तन्य होने का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। क्या, धातु को खींचकर क्या बनाया जा सकता है, उसमें पीट कर में खींचकर। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर होगा, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। गैल्वेनीकरण लोहे की बनी वस्तुएं, लोहे की बनी वस्तुएं कहने का मतलब क्या, जो भी चीज़ लोहा का बना हुआ है उसी को ना बोलेंगे। लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने या विद्युत विधि द्वारा कहने का मतलब क्या हुआ, दूसरे विधि द्वारा लोहे पर एक बारीक जिंक परत चढ़ाने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण विधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी को जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब प्रश्न सीधे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप लोग ये सब प्रश्न को हल्के में मत ले। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, लोहे की बनी वस्तु है जिसको पिघलाकर ना जिंक में डुबो दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जब हम लोग लोहार के पास जाते हैं तो लोहा के वस्तु लेकर जाते हैं तो पहले आग में जलाया जाता है, उसके बाद उसको पिघलाया जाता है, पिघला कर क्या कर दिया जाता है, जिंक में डुबो देता है, जिसके कारण क्या होता है, या फिर उसके दूसरे विधि के कारण क्या होता है, परत चढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक्वारिजिया क्या होता है, इसके बारे में विवरण दे। एक्वारिजिया क्या है दोस्तों, आप लोग सोचें एक्वारिजिया क्या होता है। एक्वारिजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। दोस्तों इसमें दो अम्ल का मिश्रण होता है, पहला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, इस दोनों का मिश्रण होता है, यह सोने को गला सकता है। इस दोनों में इतना पावर होता है ना कि इस सोनू को भी गला देता है। ठीक है दोस्तों, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होता। जैसे में आप लोग सुने होंगे कि एकता में बल होता है। क्या होता है, एकता में बल होता है। जब हम लोग एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो जल्दी हो जाता है, अगर अकेले करेंगे तो कभी होने का चीज़ है दोस्तों, जल्दी होगा वही काम देर से होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों अम्ल है, दोनों एक साथ जब सोना को गलाना चाहेगा ना तो गलेगा, लेकिन अकेले यह काम करेगा कोई एगो, मान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक करे, तो अकेले यह नहीं गला सकता है। जब तक कि दोनों का सहमति नहीं होगा तब तक के सोना गल नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न एग्ज़ाम में 100% रहता है तो रहता है। आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए इस प्रश्न को। प्रश्न है,
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। प्रकाश जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे कोई सतह है, चमकीली सतह है, ठीक है ना। ये आपतित किरण है, आ रहा है, उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से टकरा कर ना आपतन बिंदु पर से टकरा करके वापस लौट रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु के बीच में जो एक लंब है ना डाला हुआ, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपतन कोण हुआ, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। और ये परावर्तन कोण हुआ, कौन सा कोण हुआ, परावर्तन कोण हुआ, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई का फुल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और आर का फुल फॉर्म होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और हम लोग जानते हैं ये प्रकाश के दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होता है और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे में मान लेते हैं ये आपतन कोण है ना 70 डिग्री का है, कितना डिग्री, 70 डिग्री का है, तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का ही होगा। कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों कौन सा तल में होगा, तीनों एक के तल में ना होगा। देखिए तो यहाँ पे तीनों कौन सा तल में है, तीनों एक के तल में है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या है, तीनों एक के तल में है, इसलिए इसका राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, नाम उदाहरण लिखिए। इसमें पूछा है हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन होता है क्या। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही इजली है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कितने परमाणुओं से बनकर मिलकर बने होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन होता है ना दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पहले जानते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है क्या, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है, एकल बंधन होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें एल्कोहल भी कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्केन भी कहा जाता है। इनका सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। दोस्तों, जब हम लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम इस चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिक बंधन हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन परमाणुओं को द्विबंधन रहने पर कार्बन का एक एल्कीन कहते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ये सब के बारे में हम लोग बारीकी से जानेंगे। चलिए देखते हैं जब तक नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्या दोस्तों, यहाँ पे छूट गया था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, ठीक है ना, CnH2n होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है 14 नंबर। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखें। दोस्तों इसमें पूछा है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग के लिखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं उपयोग इसका क्या क्या हो सकता है। उत्तल दर्पण में होगा, उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, लेकिन दो पूछा है तो हम लोग दो के बारे में जान लेते हैं। पहला होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा हम लोग लिखे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु को छोटा बनाने में किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग भी निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। इसमें हालांकि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को हम इतना बारीकी से समझाए हैं, और आप लोग इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चूँकि वो भी किसी को बताएं कि IIT एक चैनल है, IIT स्मार्ट लर्न, जिस पे फिजिक्स ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी से होती है। तो देखते हैं दूसरा, अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग बता दिए, उत्तल दर्पण का उपयोग बता दिए। अब बच गया क्या? समतल दर्पण। क्या? समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग भी निम्नलिखित है, लेकिन दो पूछा है तो हम तीन का बताएं, दुइयों को बताते हैं। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। दोस्तों घर में जो मिरर होता है ना, मिरर, आईना, उसी को तो दर्पण बोलते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? तो चेहरा देखने में करते हैं समतल दर्पण का उपयोग। और समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। कौन सा टेबल में? ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं? इसका निर्माण कैसे होता है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन कुछ याद आया? आप लोग पढ़े होंगे तो याद तो ज़रूर आएगा। देखते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके बारे में जानकारियाँ कुछ प्राप्त करते हैं। देखिए, करोड़ों वर्षा तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा वस्तुओं के आवेशों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, करोड़ों वर्षा के पृथ्वी की सतह से गहरे दबे हुए पौधे तथा पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे में हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? मस्ट वीवीआई प्रश्न, ये चैप्टर 4 का है, फिजिक्स चैप्टर 4। ये प्रश्न आप लोग ध्यान से देखें, और यह प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, आज का इस वीडियो को जो आदमी अभी तक शेयर नहीं किए, आज का सेशन को शेयर नहीं किए हैं, तो ज़रूर शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, चूँकि हम आप लोगों को बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने की तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को शेयर करें। देखिए, विद्युत धारा के बारे में पूछा है, तो हम लोग देखते हैं विद्युत धारा होता है क्या। उत्तर है, आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों हम लोग देखे होंगे विद्युत धारा, विद्युत मतलब क्या होता है? करंट होता है। धारा मतलब क्या होता है? जैसे में कोई आदमी को देखे होंगे, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको खून बहने लगता है, तो क्या बोलते हैं आप लोग कि देखो ना खून का धारा बहने लगा है। जैसे में कभी अचानक से फ्लो हो गया, फ्लो मतलब क्या होता है? बहना होता है। क्या होता है? बहना होता है। फ्लो मतलब बहना होता है। जैसे में देखते होंगे पानी गिर के तुरंत में क्या होता है? बह जाता है, फ्लो हो जाता है। वैसे ही तार है, तार में
क्या प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत प्रभावित होता है। और विद्युत तुरंत ही क्या होता है, फ्लो हो जाता है यानी बह जाता है। बहना मतलब तो समझ गए होंगे, करंट हम लोग देते हैं और अचानक से बह जाता है। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका इसको एम्पियर से सूचित करते हैं। किससे? ए से सूचित करते हैं। एम्पियर को क्या से सूचित करते हैं? तो ए से सूचित करते हैं। दोस्तों ये आई मतलब होता है, आई का मतलब होता है विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे फिजिक्स में आई लिखा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि ये विद्युत धारा है। आई बराबर सूत्र होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। क्या होता है? आई बराबर क्यू बटा टी। आप लोग समझ गए होंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न की तरफ आए हैं, तो चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर है। दोस्तों स्वपरागन और परपरागन में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम लोग स्वपरागन को देखते हैं। स्वपरागन में होगा जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में वर्तिकाग्र पर पहुँचते हो तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एकल उभयलिंगी पौधे जैसे में सूर्य, बालसम आदि में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग परपरागन किसे कहते हैं। परपरागन के भी निम्नलिखित अंतर है, जैसे में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प यानी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु एवं जल द्वारा पहुंचता है, उसे परागन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, समजात एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं। दोस्तों समजात और असमजात अंग से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। पहले हम लोग समजात अंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद असमजात अंग। ठीक है दोस्तों, समजात अंग में होगा ऐसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होता है। जैसे में दोस्तों कोई एक ऐसा अंग है, ठीक है दोस्तों, वो संरचना एवं बनावट होता है ना, वो एक ही दृष्टिकोण से होता है। ठीक है, यानी एक समान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। ठीक है, एक समान हुए भी उनके कार्य विभिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं दोस्तों, कोई इंसान है, ठीक है, इंसान का एक समान कार्य होता है, देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से एक समान कार्य होता है, लेकिन उसका जो गुण होता है ना, बनावट होता है ना, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, जैसे में हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है दोस्तों, ये सब असमजात अंग में नहीं, समजात अंग में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है असमजात अंग। समजात अंग के बारे में तो हमने बता दिया, असमजात अंग के बारे में हम जानते हैं। ऐसा अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में, यानी उत्पत्ति कहने का मतलब क्या होगा, जैसे में जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है, जैसे में तितली, पक्षी, इस सब में क्या होता है, उत्पत्ति जो होता है ना, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, लेकिन उनका कार्य एक समान होता है। ठीक है, एक समान कार्य होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं, जैसे में तितली तथा पक्षी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न होगा, विद्युत विभव और विभवांतर का परिभाषा लिखें। ये चैप्टर 4 में है, विद्युत विभव के बारे में दिया हुआ। तो हम लोग चलिए देखते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में परिभाषा। इसका उत्तर होगा, विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के अंदर
एकांक धन आवेश के अंदर से एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे विद्युत विभव क्षेत्र से अंदर एकांक धन आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में, जैसे में बहुत दूर पे रखा हुआ एक क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से एक बिंदु को लाने में किया गया जो कार्य होगा ना, उसको क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभवांतर देखते हैं हम लोग। विद्युत विभवांतर में होगा प्रति एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसे धन आवेश ऋण आवेश पढ़े होंगे आप लोग, तो इसमें है विद्युत विभवांतर में प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से, कितना बिंदु? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ लाने का कार्य होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं विद्युत, इसको दूसरा रूप में भी जान सकते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को V से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वोल्ट को V से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से? V से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, धातु के भौतिक गुण लिखें। धातु के भौतिक गुण के बारे में आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखें। उत्तर होगा धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? निम्नतम 1 होता है, अधिकतम 3 होता है। ठीक है दोस्तों, पहला गुण देखते हैं हम लोग धातु का। धातु विद्युत का धनात्मक होता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। दोस्तों मान लेते हैं कि कांच और रेशम के कपड़ा दोनों को हम लोग आवेश करते हैं, यानी दोनों को रगड़ते हैं, तो कांच वाला जो होता है आवेश इलेक्ट्रॉन, वो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन दे दिया रेशम के कपड़ा को। तो मान लीजिए कि कांच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कांच में 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कांच में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसमें से कुछ अपना अंश है वो रेशम के कपड़ा को दे दिया। ठीक है, 7 में से कुछ रेशम के कपड़ा को दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये कांच वाला इलेक्ट्रॉन घटेगा, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु आघात वर्णीय तथा तन्य होता है। ठीक है दोस्तों, धातु क्या होता है? आघात वर्णीय होता है तथा तन्य होता है। चौथा है धातु के द्रवनांक एवं कथनांक उच्च होता है। पांचवा, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुए चमक कहते हैं। छठा नंबर में है धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, चूँकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद।